नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। कल किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। डॉक्टर हरपाल जी ने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई। अब मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आज हम लेकर के आए हैं संधि की तीसरी कड़ी, यानी व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। आप लोगों से लगातार हम बात करते रहते हैं। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये जो हिंदी संक्रांति की प्रस्तुति जो चल रही है, क्या इसमें आनंद आ रहा है कि बस औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं? यदि आपको कुछ भी लगता है, अच्छा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा प्यारे साथियों। अभी मैं देख रहा था, कल भी मैंने देखा, परसों की कक्षा में भी मैंने देखा, कई बच्चे केवल बातें करने में ही लगे रहते हैं। उनको चैटिंग ही अच्छी लगती है, तो इसका मतलब है वो कक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारी प्रक्रियाएं आपके लिए हो रही हैं। हम अपना कीमती तो समय क्या कहें, हमारा जो भी समय है जैसा भी है, तो वो समय हम आपके लिए दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो चीज तो आपको देखनी है ना। आप यदि ऐसा नहीं करेंगे, आप इस चीज में रुचि नहीं लेते हैं, तो फिर क्या हो सकता है। इस पूरे प्रक्रिया की ही सफलता तब है, जो काम आपके लिए किया जा रहा है उस काम में आप रुचि लें। और यदि ऐसा हो पाएगा, आप रुचि लेंगे, तो निसंदेह हम सभी को अच्छा लगेगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे दूर दराज से और यहाँ आकर के हिंदी संक्रांति के इस मंच पर अपना पूरा समय दे रहे हैं और हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको लगातार सफल कर रहे हैं। चलिए, बातें बहुत हुई। अब मैं शुरू करता हूं विसर्ग संधि। जैसा कि पहले भी स्वर संधि में भी मैंने बताया था, संधि जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये चार ऐसी चीजें हैं जो शब्दों का निर्माण करने में हमारी मदद करती हैं, किसी भी भाषा की मदद करती है। तो संधि से भी दो शब्द हैं, उनमें विकार, और जब हम उनका मेल कराएंगे तो वर्ण एक दूसरे के निकट आएंगे, उनमें विकार आएगा, उस विकार को ही संधि कहा जाता है। तो आज हम आपके बीच संधि की अंतिम कड़ी विसर्ग संधि लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की ओर और देखते हैं संधि में आज क्या है, कौन कौन से नियम हैं संधि के, और कहाँ किस तरह से परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन कैसे नए शब्दों का निर्माण करता है, उन सब की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण से यह उपविषय है संधि और उसके भेद, और उसमें स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं, और स्वर संधि में जो 5 इसके भेद थे उनको भी हमने देख लिया। संधि के तो ये 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इनके भी जो नियम थे, ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप ये ध्यान रखें। जब मैंने स्वर संधि आपको समझाने का प्रयास किया था उस समय ये बड़े अच्छे से मैंने प्रयास किया था कि आपको समझ में आए। दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण संधि कैसे, वृद्धि संधि, एक क्रमबद्ध तरीके से ये संधियां चलती हैं। इसके बाद इसके जो नियम चलते रहे, दीर्घ संधि का क्या नियम है, वृद्धि संधि का क्या नियम है, यण संधि का क्या है, और उसके बाद फिर कल डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी ने व्यंजन संधि आपको समझाई। व्यंजन संधि के जो नियम हैं वो आपको समझाए, और आज इसी तरह से एक एक नियम को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। विसर्ग संधि जो है, आपने देखा होगा 2 डॉट होती हैं किसी भी वर्ण के पीछे। जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां तो काफी ज्यादा उपयोग होता है उन 2 डॉट्स का, जिसे हम विसर्ग कहते हैं।
इसका जो उच्चारण है वो ह की तरह होता है, ये भी आप ध्यान रखें। यदि हम जैसे अतः होता है अ त और पीछे दो विसर्ग के बिंदु, तो उसको जब हम उच्चारण करें तो वो उच्चारण में आता है अतः। प्रायः में लगा होता है तो उच्चारण में आएगा प्राह, प्रायः। तो इस तरह से हम इस विसर्ग का उच्चारण करते हैं। और विसर्ग संधि में असलियत में होता क्या क्या है, अब शुरुआत करते हैं हम विसर्ग संधि की। आइए, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय उपविषय आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि देखते होंगे, प्रश्नों के रूप में आती है। कल ही एचटेट की, कल परसों एचटेट की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें भी संधि से संबंधित प्रश्न आए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से आते हैं, आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में ये देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से आपके बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूं विसर्ग संधि। आइए पहली स्लाइड देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये विसर्ग संधि, और इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। विसर्ग संधि में असलियत में होता क्या है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद ये जो दो डॉट हैं ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, या तो स्वर आए या व्यंजन आए, दोनों में से कोई भी आ जाए, पहले विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, उनमें से कोई भी यदि आता है तो उसके आने पर विसर्ग में एक विकार आता है। विसर्ग में जो विकार आता है वह विकार ही विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग आया, उसके बाद स्वर व्यंजन कुछ आया, अब विसर्ग में जो विकार आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में मनः जमा अनुकूल। अब मनः जमा अनुकूल, तो ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद आपका स्वर आ गया है अ, और आ के बाद जो बदलाव आया वो हो गया मनोनुकूल। अब यह मनोनुकूल को आप देखिए, इसमें विसर्ग नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो विसर्ग है वो ओ में बदल गया है, ओ में उसका परिवर्तन हो गया है, तो इसलिए यहां आपको विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा। अगला देखिए, दुहो, दुहु जमा कर। दुहु जमा कर, तो ये आपका शब्द बन गया दुष्कर। निहि जमा धन, निहि जमा धन, और ये बना निर्धन। इस तरह से नए नए शब्द बनते हैं। और भाषा के लिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वो किसी भी भाषा के लिए आप कह सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं और वो किस किस तरह से परिवर्तित होते हैं, आइए देखते हैं। विसर्ग संधि के जो नियम हैं उनमें पहला नियम देखें। विसर्ग संधि के नियमों का पहला नियम, विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ, पहले अ और बाद में अ, अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, वर्ण जो भी वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व ये आ जाए अंतस्थ व्यंजन, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब दोबारा से इसे ध्यान से देखिए। विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, बाद में या तो स्वर आ जाए अ, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आ जाए, या य, र, ल, व इनमें से कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब उदाहरण देखिए। अध है जमा गति। अब जो नियम है उसको देखिए। विसर्ग यहां है, विसर्ग से पहले है ध में आ जुड़ा हुआ है, तो विसर्ग से पहले आ हो गया। और या तो बाद में आ जाए, या तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहां आया है ग, क, ख, ग, तीसरा वर्ण हो गया ये कवर्ग का। अब नियम क्या कहता है कि यहां जब संधि होगी तो जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में बदल जाएगा। अधः जमा गति,
तो अधोगति ये शब्द बन जाएगा, अधोगति। मनः जमा बल, अब यहां भी आप देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले अ और बाद में ब। ब कहाँ है? पवर्ग में, प फ ब तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण होने के कारण ये विसर्ग यहाँ ओ में बदलेगा, तो मनः जमा बल बराबर मनोबल। ऐसे ही तमः जमा गुण, तमोगुण। यशः जमा दा, यहां विसर्ग रह गया, यशः जमा दा, यशोदा। वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। तो इस तरह से ये आपका जो विसर्ग संधि के जो नियमों में से पहला नियम है वो है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और बाद में या तो अ आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ में से य र ल व में से कोई आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। परंतु कई बार क्या होता है, कुछ अपवाद होते हैं, जब नियम यही काम कर रहा है परंतु विकार नहीं आता, ओ नहीं होता, तो यहां ध्यान दीजिए, पुनः और अंत है, ये स्पेशली आपके लिए यहां लाए गए हैं। पुनः और अंत है, ये दो शब्द ऐसे हैं, इनके विसर्ग जब भी अ या तीसरे, चौथे, पांचवें या रेलवे के मिलन होता है इनका, तब इनमें परिवर्तन हो गया, ओ नहीं होता, तो विसर्ग का र हो जाता है, ओ नहीं होता, र होता है। अब यहाँ ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, पुनः और अंत है, जब भी आपका पहला नियम आपको याद आएगा तो पहले नियम में से ये दोनों शब्द आपको निकाल देने हैं। पुनः जमा जन्म, तो यहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म होगा, ओ नहीं र बनेगा। अंतः जमा ध्यान, अंतर्ध्यान, तो ये दिमाग में बिठा लें ये बात। पुनः और अंत के मामले में पहला नियम काम नहीं करता है, ये अपवाद हैं दोनों, इसलिए पुनः और अंत में र बनता है, ओ नहीं बनता। चलिए अगले दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, अ और आ इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर कोई स्वर गा जाए विसर्ग से पहले और बाद में कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण देखिए, अब पहले तो नियम समझ में आ गया आपको। नियम क्या है? अ आ, ये विसर्ग से पहले इन्हें छोड़ करके, आ को छोड़कर, ई हो, ऊ हो, आ हो, इनको छोड़कर कोई स्वर यदि आता है तो, और बाद में कोई स्वर हो, या तो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो, इनमें से यदि कोई भी है तो क्या होता है, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, निहि जमा आहार, निहि जमा आहार, अब क्या हुआ है, विसर्ग, विसर्ग से पहले आ गया ई और बाद में आ गया आ, और नियम हमारा यही कह रहा है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, तो यहाँ ए आ को छोड़ के ई आ गया, ई, और बाद में कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या ये रे ले वे है में से कोई हो, तो रे में बदल गया, विसर्ग से पहले ई और बाद में आ, और इसलिए विसर्ग का हो गया र। निराहार, निहि जमा आहार, निराहार, तो ये हो गया आपका। अब आगे देखें, निहि जमा आशा, निहि जमा आशा, निराशा, निहि जमा धन, निर्धन, दुहु जमा उपयोग। अब यहां पहले में तो ई आ रहा है तीनों उदाहरणों में, चौथे उदाहरण में आप देखिए विसर्ग से पहले आया है उ, ह्रस्व उ, और बाद में भी उ है, और ऐसी स्थिति में विसर्ग का बन गया र, दुहु जमा उपयोग हो गया दुरुपयोग। अब आप ये कहेंगे या तो पहले में तो जो है ये निर्धन में जैसे रहे आधा आया है, ये यहाँ रू कैसे आ गया, आप यहां भी बता रहे हो कि जी आधा बनता है, तो यहां रू कैसे आया, तो ये ध्यान रखें, दुहु जमा उपयोग में जो विसर्ग है ये र बना आधा,
लेकिन ऊ जो है वो इसके साथ जुड़ करके इसको पूरा कर देता है, रू बना देता है, इसलिए शब्द बनेगा दुरुपयोग। दुहु जमा गुण, दुर्गुण। अब यहां क्योंकि पीछे कोई स्वर नहीं था, इसलिए विसर्ग का जो र बना वो आधा ही बना, यदि पीछे स्वर होता तो वो उसे पूरा कर देता। और अंतिम है आशी ही जमावाद, आशी ही जमावाद, आशीर्वाद। ये आपका एक और उदाहरण। इस तरह से विसर्ग का जो दूसरा नियम है वो कहता है विसर्ग से पहले या को छोड़ दो, कोई भी स्वर, दूसरा कोई स्वर आ जाए, बाद में कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, ये रे ले वे है में से कोई भी हो, तो विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में च, छ या श हो। विसर्ग से पहले तो कोई स्वर है और बाद में च, छ या श है, तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। श ये जो है यहाँ तालव्य श, इसमें परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण निहि जमा चल। अब विसर्ग से पहले उदाहरण ये जो शर्त लगाई थी कि स्वर होना चाहिए, तो स्वर है ई, बाद में है च, तो निहि जमा चल निश्चल में बदल गया। निहि जमा छल निश्चल। दुहु जमा शासन दुशासन। हरि ही जमा चंद हरिश्चंद्र। प्रायः जमा चित्त प्रायश्चित। पुनः जमा चर्या पुनश्चर्या। जो विसर्ग संधि का तीसरा नियम है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर होना चाहिए, बाद में च, छ या श, इनमें से कोई भी आ जाए। अब एक चीज यहां ध्यान रखें, ये तालव्य हैं, च, छ और श, ये तालव्य हैं। तो जब भी विसर्ग से पहले स्वर होगा और बाद में तालव्य वर्ण में से कोई आएगा, तो विसर्ग आपका तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम देखते हैं, विसर्ग संधि का चौथा नियम। विसर्ग संधि के चौथे नियम में विसर्ग के बाद यदि त या स हो, विसर्ग के बाद या तो त आ जाए या स आ जाए, यानी दंत्य, विसर्ग के बाद दंत्य वर्ण में से त या स में से कोई आएगा, तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखें, नमः जमा ते नमस्ते। अब यह नमः जमा ते विसर्ग के बाद आ गया दंत्य त, तो विसर्ग जो है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे पास तीन श हैं, ये चीज भी मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देता हूं। कई बार बच्चे दुविधा में आ जाते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, हाँ अब मैं बताता हूं। देखिए, एक तो हमारी ये श है, कोई बताए इसको कौन सी श बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे मूर्धन्य, तालव्य, इसको बोलेंगे तालव्य श। ये तालव्य है, क्यों है? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से किया जाता है, इसको तालव्य श बोलते हैं। जो पहला उदाहरण था उसमें मैं यही बता रहा था कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य वर्णों में से च, छ में से कोई आता है या ये वाली श ही आ जाती है, तो विसर्ग इस तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आती है मूर्धन्य श, ये स। इसका उच्चारण करने में आमतौर पे हम बहुत गलतियां करते हैं। अब सही उच्चारण क्या होगा इसका? इसका सही उच्चारण होगा कि जब भी आप इसका उच्चारण करें तो प्रयास करें आपकी जीभ मूर्धा से टकराए, दांतों के ऊपर, अंदर की तरफ दांतों के ऊपर आप जीभ घुमाएंगे तो आपको एक उभरी हुई सी जगह दिखाई देगी, उसे हम कहते हैं मूर्धा। तो उस मूर्धा पे जीभ जब आपकी टकरा के श बोलेगी तब ये इसका सही उच्चारण हो सकता है। आमतौर पे हम इसका सही उच्चारण नहीं करते, हम तीनों श को एक जैसे
उच्चारण में ले जाते हैं, और बहुत संभल के जो लोग उच्चारण करते हैं वो तालव्य श और दंत्य स, इनमें तो अंतर कर लेते हैं लेकिन इसमें अंतर नहीं कर पाते। तो ये मूर्धन्य श हो गई आपकी, इसमें भी आप ध्यान रखें मूर्धन्य जो श है। और उसके बाद ये है आपकी, ये दंत्य स है। दंत्य स का उदाहरण ये चल रहा है, यदि विसर्ग के बाद त और स इनमें से कोई भी आता है तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। उदाहरण आपको एक बार दोबारा से, नमः जमा ते नमस्ते, निहि जमा संतान निसंतान, दुह जमा साहस दुस्साहस, दुह जमा तर दुस्तर, निहि जमा तेज, आवाज कम, निहि जमा तेज निस्तेज, मनः जमा ताप मनस्ताप, ये इसके उदाहरण हैं। तो आइए अब पांचवें नियम की ओर चलते हैं। विसर्ग संधि का पांचवा नियम, विसर्ग से पहले ई उ, ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ, मतलब वर्गों के पहले दूसरे अक्षर, जो प्रत्येक वर्ग है, कवर्ग के क ख पहले दो वर्ण हो गए, टवर्ग के पहले दो वर्ण हो गए, पवर्ग के पहले दो वर्ण हो गए। इसमें से च छ क्यों निकाल दिया? च छ इसलिए निकाल दिया क्योंकि विसर्ग के बाद च छ आता तो विसर्ग तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो निकाल दिए इसमें से। ऐसे ही त था निकाल दिए। त था क्यों निकाल दिए? क्योंकि यदि विसर्ग के बाद त थ आते तो विसर्ग किस में परिवर्तित होता? दंत्य स में, इसलिए वो निकाल दिए। तीन रह गए, कवर्ग टवर्ग और पवर्ग। यदि ई उ के बाद, विसर्ग से पहले तो ई उ होने चाहिए, और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, निहि जमा कलंक निष्कलंक, निहि जमा कलंक तो ये हो गया आपका निष्कलंक। निहि जमा कपट निष्कपट, चतुः जमा पाद चतुष्पाद, निहि जमा फल निष्फल, दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम, और निहि जमा ठुर निष्ठुर। ये आपका विसर्ग संधि का पांचवा नियम। विसर्ग से पहले ई उ होना चाहिए, बाद में कवर्ग के पहले दो वर्ण, पहले दो व्यंजन क ख, टवर्ग के पहले दो ट ठ, पवर्ग के पहले दो प फ, ये यदि आते हैं तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। विसर्ग संधि का पांचवा पहले हो गया है, ये क्रम शायद गड़बड़ाया है, पांचवें की जगह ये छठा होना चाहिए। विसर्ग से पहले आ हो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो। विसर्ग से पहले तो आ और बाद में कोई भी भिन्न स्वर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग समाप्त हो जाता है। परिवर्तन मात्र इतना होता है कि विसर्ग समाप्त हो जाता है और किसी वर्ण में, किसी अक्षर में कोई विकार नहीं आता। तपः जमा उत्तम तप उत्तम, अतः जमा एव अतएव, सद्य जमा आलस्य सद्य आलस्य। तो नियम जो कहता है विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर से तात्पर्य है आ को छोड़ के, आ को निकाल दें आप। आ के अलावा जो स्वर यदि आता है तो विसर्ग जो है वो गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है और पूरा का पूरा शब्द ज्यों का त्यों बना रहता है, विसर्ग का लोप होता है। चलिए अगला नियम देखते हैं, सातवें नियम की ओर हम आ गए हैं। विसर्ग के बाद क ख प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद यदि क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए और फ आ जाए, यदि ऐसा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखिए कैसे। अंत है जमा करण
अंतःकरण, अंतः जमा करण, अंतःकरण, अंतः जमा पुर, अंतःपुर। अब यहां आप देख रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, विसर्ग के बाद क ख प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रातः जमा काल, प्रातः काल, पयः जमा पान, पयः पान, परंतु इसका भी अपवाद है। अब इसका क्या अपवाद है देखिए, पहला नियम जब हम देख रहे थे तो उसमें भी अपवाद था, इसमें भी अपवाद है। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस नियम को नहीं मानते, और उनमें है नमः जमा पुरः। इसमें क्या होता है, नमः जमा पुर में नमः जमा कार, ये देखिए नमः जमा कार, विसर्ग के बाद का आ गया, लेकिन इसके बाद भी विसर्ग यहां तो लोप ही नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना रहा, पर यहां इसका लोप होकर के विसर्ग स दंत्य स में परिवर्तित हो गया। नमः जमाकार में नमस्कार बन गया। अब पुरः जमाकार पुरस्कार बन गया। तो सातवां जो नियम है उस नियम को ये दो शब्द नहीं मानते, नमः और पुरः। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। विसर्ग संधि का ये 8वां नियम, विसर्ग से पहले ई और बाद में र आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले तो ई और बाद में र, यदि ऐसा होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई जो है ह्रस्व ई वो दीर्घ में बदल जाती है। उदाहरण देखें, निहि जमा रस, निहि, ना छोटी ई और विसर्ग और उसके बाद र आ गया, रस। अब क्या हुआ, जो विसर्ग का तो लोप हो गया और जो ह्रस्व ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो गई। यहाँ ह्रस्व ई है, छोटी ई जिसे हम कहते हैं वो यहां बन गई बड़ी ई। अब एक चीज और भी आपके काम की है, उसे और बता दूं मैं आपको। वो चीज क्या काम की है, बहुत बार ये शब्द आ जाते हैं, इन्हें शुद्ध करो, कहीं किसी परीक्षा में आ जाते हैं। तो हम तो आमतौर पे कहीं नीरस लिख रहे हैं तो छोटी ई की मात्रा चढ़ा देते हैं, हमें तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो बोल रहे हैं निरस या नीरस लिखा कैसे जाता है। तो ये भी ध्यान रखने की बातें हैं कि ये ऐसे लिखे जाते हैं। निरोग जो शब्द है जो हम लिखते हैं, न पे छोटा ई लगा करके लिखते हैं, जबकि वह पूरी तरह गलत है। ये नियम हमें ये बताता है कि वो निहि जमा रोग से बना है और विसर्ग से पहले ई आई हुई है, बाद में र आया हुआ है, तो नियम कहता है कि जो ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए निरोग सही ना होकर के निरोग सही होगा, जो ये लिखा हुआ है। निहि जमा रव, नीरव, ये 8वां जो नियम है उसके अंतर्गत निहि जमा रस, नीरस, निहि जमा रव, नीरव और निहि जमा रोग, निरोग। चलिए अगले जो ये विसर्ग संधि का तो यहां समाप्त होता है। विसर्ग संधि के जो नियम थे उनमें हमने जो 8 नियम देखे, अब उनमें क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन आया वो सब आपने देख लिया। अब क्योंकि ये तीनों संधि के जो तीनों भेद हैं, सबसे पहले तो मैं आपको और एक बार दोहराई के तौर पे मैं बता देता हूं, मोटा मोटा ही। संधि का मैंने परिभाषा बताई थी आपको 2 नंबर में, आमतौर पे कक्षा 10वीं में पूछ लेते हैं संधि किसे कहते हैं, या उसके भेदों की परिभाषा पूछ लेते हैं। कक्षा 12वीं में भी आ जाता है। तो कक्षा 10वीं और 12वीं वाले खासकर ये ध्यान रखें, संधि क्या, 2 वर्णों के निकट आने से, नजदीक आने से जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। 2 वर्ण हैं, एक दूसरे के निकट आए और निकट आने से उनमें परिवर्तन हुआ, उसे हम संधि कहते हैं। ये तो हुई संधि की परिभाषा। अब उसके भेद, 3 भेद बताए थे हमने। अच्छा बताओ कौन कौन से बताए थे 3? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, जो अभी अभी बताया है आपको। तो पहला जो स्वर संधि है उसकी भी यदि आपको परिभाषा लेनी है
तो संधि की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करना है आपको बस। संधि की परिभाषा क्या? दो वर्णों के निकट आने से होने वाला परिवर्तन। स्वर संधि की में क्या करना है? दो स्वरों के निकट आने से होने वाला परिवर्तन। स्वर संधि में स्वर निकट आएंगे, संधि में तो वर्ण निकट आए, स्वर संधि में स्वर निकट आए। और व्यंजन संधि में क्या कहें? व्यंजन संधि में दो व्यंजन, साथ में स्वर भी हो सकता है। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर, यानी व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब थोड़ा सा और परिवर्तन करें, विसर्ग संधि। विसर्ग आना चाहिए पहले, पहले विसर्ग और उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आए तो उस के बाद जो विकार आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात समाप्त करने से पहले आपको याद दिला दूं, ये जो लाइव क्लासेस हम लोगों ने शुरू की हैं, प्रयास तो यही है कि आप जो कोरोना काल में विद्यालय नियमित नहीं जा पाए, अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, सर्दी ज्यादा है तो बच्चे अब भी छुट्टी कर रहे हैं, घर पे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ये लगा कि क्यों ना प्रयास किया जाए कि बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से रूबरू होने का मौका दिया जाए। हिंदी संक्रांति ने पहल की, डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी और मैं, प्रभु दयाल हंस और हमारे बहुत सारे साथी, लगभग 500-700 हिंदी प्राध्यापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग कई हजार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे हरियाणा से, यहाँ तक कि कई अन्य राज्यों से भी कुछ बच्चे कक्षाएं लेते हैं। तो उसी प्रयास के तहत हमने ये महत्वपूर्ण 3-4 टॉपिक लिए। संधि ये चल ही रहा है, कल आपको डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हरपाल जी ने समास भी पढ़ाया था एक दिन। फिर अलंकार होने हैं और इसके साथ वाक्य शोधन होना है। तो ये 4 टॉपिक जो हैं ये 12वीं में तो आते ही आते हैं, 2-2 नंबर के करके। 8 नंबर का ये हम इन लाइव क्लासेस में आपको सामान दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, जिनमें से 8 नंबर का आएगा कक्षा 12वीं में। 10वीं में भी लगभग वाक्य शोधन नहीं होता 10वीं में, बाकी चीजें हैं, तो 6 नंबर का 10वीं में मान लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं ये लगातार ऐसे ही चलता रहे, आप लोगों को लाभ पहुंचे, और यदि आपको लाभ होगा तो फिर हमें भी लाभ होगा, हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा, हमारे राज्य को लाभ होगा। कहने का तात्पर्य है यह प्रक्रिया यदि अच्छे ढंग से चल रही है तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर योगदान दें। आपको जैसे ही ऑनलाइन क्लास का लिंक मिलता है आप अपने साथियों को वह लिंक शेयर करें, अपने ग्रुप में, कक्षा के ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में, वहां शेयर करें ताकि बच्चे जुड़े। और आपको मैं एक सूचना और दे दूं, जल्दी ही हम दूसरे विषयों की कक्षाएं भी ऑनलाइन आपके लिए लाने जा रहे हैं। गणित के लिए हमारी बात हो रही है, अंग्रेजी के लिए बात हो रही है, विज्ञान के लिए, और जो अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं वो आगे आ रहे हैं। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि वे सहमति देते हुए बड़े प्रसन्न महसूस करते हैं अपने आप को। कहते हैं सर कि हम भी इस मुहिम में, इस पहल में आपके साथ हैं और हमारी भी जैसी सेवाएं आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और इसी तरह से कई साथी हमारे बीच जल्दी ही लाइव क्लासेस अन्य विषयों की भी लेकर के उपस्थित होंगे। एक चीज और, हिंदी में अब हम जैसे ही ये हमारे व्याकरण के टॉपिक समाप्त होंगे तो हम हिंदी में प्रयास करेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए विशेषकर कि उनके जो काव्य खंड है और गद्य खंड है दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन काव्य खंड, एक दिन गद्य खंड, और इस तरह से आपके बीच प्रस्तुत किया जाए और वहां केवल रिवीजन हो। उसे हम पूरी तरह से आपको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि पढ़ तो आप चुके होंगे। हमें उम्मीद है कि आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी। यदि नहीं पढ़ी हैं, यदि कहीं कोई विशेष कोई पाठ, कोई कविता आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी कर सकते हैं कि इस पाठ को दोबारा से पढ़ाया जाए या इस कविता को दोबारा से पढ़ाया जाए।
बाकी हम प्रयास करेंगे कि उनका रिवीजन किया जाए, दोहराई करवाई जाए। और दोहराई किस बेस पे होगी? दोहराई होगी पिछले प्रश्न पत्रों में जो उन कविताओं से या उन पाठों से प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। पाठ या कविता के बारे में मोटी मोटी बातें बताएंगे और उसके बाद पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उस कविता से या पाठ से, उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपसे उत्तर लेंगे और उसके बाद हम उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आपको वह पाठ या वह कविता ढंग से समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, आपका काफी समय लिया मैंने। और यदि आपको हिंदी संक्रांति का यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हिंदी संक्रांति पेज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप ये करते हैं ना तो उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ होता है कि जिस कक्षा को आज 10 बच्चे देख या सुन पा रहे हैं, वही कक्षा हजारों बच्चों तक पहुंच सकती है। अलग से उन बच्चों को कोई किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपने लिंक शेयर किया और वो उस लिंक पे जाकर के कक्षा ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।